बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सेल। काफी बड़ा चैप्टर है ये। इस चैप्टर में हमने जो है सेल को बड़ी डिटेल में पढ़ना होता है। हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने आपको जो पहले चैप्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रिवाइज कराया था कि जी इंसान के जिस्म के अंदर जो सबसे स्टार्टिंग लेवल होता है वो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल। फिर उससे एटम्स बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल्स, उससे ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल से बनता है सेल। और फिर सेल से आगे के और लेवल्स आपको याद होंगे, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम वगैरह। तो ये जो सेल होता है ये लिविंग होता है। इससे पहले पहले के जितने भी लेवल्स थे वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन ये जो सेल होता है ये कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो आप इसको क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके जिस्म में होता ही एक सेल है और वो जिंदा होते हैं, सारे काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है ये जो सेल होता है इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। जानदार का, लाइफ का सबसे छोटा यूनिट होता है सेल। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसकी स्टडी को, आप साइटोलॉजी कहते हो। फिर हमने सेल को पढ़ना शुरू किया, माइक्रोस्कोप के हवाले से कुछ बात की कि हमारे पास कौन कौन से माइक्रोस्कोप होते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है ये हमने बात किया कि जिस सेल और सेल्स के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स होते हैं उनको अलग-अलग स्टडी करने के लिए हम उनको किस तरीके से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को आप सेल फ्रैक्शनेशन कहते हो, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सेल पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि सेल के अंदर 3 या 4 बेसिक पार्ट होते हैं। अगर प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस या एल्गी का सेल होता है तो 4 बेसिक पार्ट होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। लेकिन अगर एनिमल का सेल होता है तो फिर सेल वॉल नहीं होती, 3 बेसिक पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है। बस ये सेल वॉल जो होता है ये एनिमल्स में मौजूद नहीं होता, प्लांट्स में, एल्गी में, बैक्टीरिया में और फंगस में होता है। फिर हमने इन सबको अलग-अलग डिटेल में स्टडी किया। सबसे पहले हमने सेल वॉल की बात की कि सेल वॉल जो है नॉन लिविंग होती है। सेल, प्लांट सेल की अगर हम लें फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, तो सबसे आउटर मोस्ट होता है, सबसे बाहर होता है, यहाँ सेल स्टार्ट हो रहा होता है। पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल का शेप मेंटेन रखता है, सेल को सपोर्ट करता है। इसमें जगह जगह सुराग होते हैं, उनको हम प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। उन सुरागों के जरिए सेल के अंदर चीजें आती हैं या सेल में से चीजें जाती हैं। 3 लेयर्स होती हैं जी, मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला दरअसल 2 सेल के जो वॉल होती है उनके बीच के गैप को आप कहते हो। फिर प्राइमरी वॉल होती है, मजबूत होती है। सेकेंडरी वॉल होती है जो आगे जाके सेल में डेवलप होती है और वो और ज्यादा सॉलिड, सख्त होती है, और ज्यादा लिग्निन स्टोर हो जाता है। सेल वॉल के बारे में, इसकी कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है। प्लांट का सेल वॉल अगर है तो, बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो सेल्यूलोज के बजाय कार्बोहाइड्रेट होता है और पेक्टिन के बजाय कोई सा दूसरा प्रोटीन होता है। और फंगस का अगर सेल वॉल होता है तो फिर सेल्यूलोज जो होता है वो फंगस सेल्यूलोज होता है और जो प्रोटीन होता है वो चिटिन होता है। तो कंपोजिशन के एतबार से इन ऑर्गेनिजम्स का सेल वॉल डिफरेंट है, बाकी स्ट्रक्चर के एतबार से सेम होता है। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की। एनिमल, प्लांट, हर किस्म के सेल्स में ये सेल मेम्ब्रेन होता है। बस एनिमल में सबसे आउटर मोस्ट है, प्लांट में जो है ये इसके बाद सेल वॉल होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है सिंगल निकलसन ने पेश किया था, फ्लूइड मोसाइक मॉडल। 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती हैं। उनका जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो किनारों पे होता है, हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो बीच में होता है। जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस हैं जी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स तो आप उनको कहते हो इंट्रिंसिक या इंटीग्रल। और अगर किनारे किनारों पे लगे हुए होते प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स तो आप उनको कहते हो प्रीफेरल या एक्सटेंसिव। इस सेल मेम्ब्रेन के जरिए चीजें जो है सेल्स के अंदर आना या जाना करती हैं बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैगोसाइटोसिस, एंडो, ये सब हमने पढ़ा है। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस होते हैं, एक्टिव, पैसिव। फिर पैसिव में 2 टाइप होती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। फिर एंडोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है। उसके बाद फिर एंडोसाइटोसिस में 2 टाइप होती है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फिर हमने तीसरा बेसिक पार्ट पढ़ा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लांट में सेंटर साइड में होता है और एनिमल में सेंटर में होता है। मेम्ब्रेन होती है इसकी, डबल मेम्ब्रेन, सुराग होते हैं, उसको न्यूक्लियर पोर्ट्स कहते हो। अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है उसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हो। और न्यूक्लियस के अंदर 2 और चीजें होती हैं, एक न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम्स बनाता है, और क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनमें हमारी सारी मालूमात स्टोर हुई हुई थी। काफी डिटेल में पढ़ाया था ये तो मैंने आपको सिर्फ रिव्यू कराया है। उसके बाद 3 बेसिक पार्ट, 4 बेसिक पार्ट हो गए जी हमारे पास, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। चौथा साइटोप्लाज्म।
तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी सेल का पोर्शन होता है इसको आप साइटोप्लाज्म कहते हो। इसमें दो चीजें होती है, साइटोसोल और साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म को मैंने अभी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, जब हम साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तब हम जरा इसको डिटेल में देख लेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक मटेरियल है, इनमें जगह जगह छोटे छोटे से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। हर ऑर्गेनल का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है, उनकी बनावट डिफरेंट होती है, उनका शेप डिफरेंट होता है और उनका काम भी डिफरेंट होता है। तो हम वो ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स जो है वो सेल्स में पाए जाते हैं। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। रॉड शेप या बीन शेप होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, लेकिन जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह से अंदर फिंगर की तरह इनफोल्ड हो जाती है। उनको आप कहते हो क्रिस्टी। अंदर फिर एक फ्लूइड भरा हुआ तो उसको आप कहते हो मैट्रिक्स। क्रिस्टी में जो है हमारे पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है जी? कि ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है, खाना इसके अंदर आता है, ये ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालता है और उस एनर्जी को एटीपी के अंदर स्टोर कर देता है। एडीपी होता है, स्टोर करता है, तो वो एटीपी बन जाता है। और ये जो एटीपी है, अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एनर्जी स्टोर है, जिसको चाहिए एनर्जी वो इन एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी निकाल लेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया खाने को तोड़कर एटीपी बना देते हैं और फिर एटीपी जो है वो आपके पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो अगला ऑर्गेनल हमने पढ़ा था वो आपके सामने स्क्रीन पर भी है इस वक्त, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये क्या है जी? पतली पतली मेम्ब्रेन से बनी हुई ऐसी चैनल्स है जो पूरे सेल में फैली हुई होती है। न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक पूरे सेल में ये फैली हुई है और आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो हम कहते हैं जी नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग चैनल्स। जाल बिछा हुआ है जी ऐसे पतली पतली चैनल्स का, ऐसे पतले पतले रस्सों का, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुई भी होती है। इनकी दो टाइप होती हैं। अगर इन पे इनकी वॉल्स पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं तो हम इनको कहते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। और अगर इनकी वॉल्स पर राइबोसोम नहीं चिपके हुए, बिल्कुल स्मूथ साफ सुथरे दिख रहे हैं, तो इनको आप कहते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। याद रखिएगा मेम्ब्रेन से बनी हुई है ये, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये वही फ्लूइड मोसाइक मॉडल वाली मेम्ब्रेन है। इसका काम क्या होता है जी? बहुत सारे काम है इसके। पहला काम ये होता है कि जी ये आपके न्यूक्लियस से जो सामान आता है, चीजें आती हैं, वो लेता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, या कहीं से भी सेल के किसी भी पार्ट से। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चल रहा है, ठीक है जी, और यहाँ से ये एक इससे इंटरकनेक्ट हुआ है, एक ये इंटरकनेक्ट हुआ है। अब यहाँ से कोई मटेरियल उठाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ऐसे ट्रेवल करते करते अब ये अंदर ट्रेवल कर रहे थे, ये आया, फिर यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आकर यहाँ इस हिस्से में आ गया। तो ऐसे ये एक काम तो इसका ये होता है कि ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, एक जगह से चीज उठाएगा दूसरी जगह चीज को पहुंचा देगा। दूसरा काम ये होता है जी कि क्योंकि एंडोप्लाज्मिक, ये देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर राइबोसोम लगे हैं, और इन राइबोसोम्स का काम होता है, अभी हम पढ़ेंगे भी इसको आगे डिटेल में, राइबोसोम्स का काम होता है जी प्रोटीन बनाना। तो अब ये राइबोसोम लगे हुए और राइबोसोम प्रोटीन बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना के इन ये अब ये राइबोसोम लगा हुआ है, ये प्रोटीन बना के इन्हीं में ही डाल देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। उधर अच्छा सा ले लेते हैं, ये राइबोसोम है और इसने इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाल दिया। तो अब ये प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, हाथ के हाथ राइबोसोम इनको प्रोटीन बना के दे रहे होते हैं, इनके अंदर आ जाता है और ये एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में भी जो है वो पहुंचा देते हैं आगे। तीसरे काम इनका ये होता है, हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़े हुए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में, कि जी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो ग्रुप से मिलके बनते हैं। जैसे अगर हम ग्लूकोज को प्रोटीन से मिला दें तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, ग्लूकोज को लिपिड से मिला दें तो ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। तो अब वो जो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये बना रहे होते हैं। इनके पास जैसे कि प्रोटीन आ गया, अंदर अंदर मौजूद लिपिड्स भी होता है, तो ये क्या करते हैं, लिपिड और प्रोटीन को मिला देते हैं, ग्लाइकोलिपोप्रोटीन बन गया। इनके पास प्रोटीन आया, अंदर ग्लूकोज मौजूद है, इन्होंने ग्लूकोज और प्रोटीन को मिला दिया, ग्लाइकोप्रोटीन भी बन गया। तो इस तरह ये कुछ मॉलिक्यूल्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन्स जो बनता है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। न्यूक्लियस से कोई चीज अगर सेल से बाहर फेंकनी होती है तो न्यूक्लियस इनको दे देता है, ये आगे ट्रांसपोर्ट करते 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 सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाते, सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर कर देता है।
उसके अलावा ये कुछ जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके सेल्स में मौजूद हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, जो आपके सेल को नुकसान दे देते हैं, तो वो इनके अंदर आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं जी, उसके अंदर दूसरे कंपाउंड्स को, दूसरे केमिकल कंपाउंड्स को मिला के रिएक्शन क्रिएट करके उसको उसको तोड़ फोड़ देते हैं, ताकि उसकी जो है वो हार्मफुल इफेक्टनेस कम हो जाए। आप यूँ कह सकते हैं कि जी इनके पास कोई ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट आया, इन्होंने क्या करा, उसके अंदर प्रोटीन मिला दिया, लिपिड मिला दिया, अब वो उसका हार्मफुल इफेक्ट कम हो गया। तो ये डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उनको भी खत्म करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया के बाद। अब हम आते हैं जी तीसरे की तरफ, इसका नाम है हमारे पास गोल्जी बॉडीज। ये इसके बहुत सारे नाम है, इसको आप गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, इसको आप गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं, इसको आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको आप डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। बाकी सारे नाम तो आपने जो है वो 9th क्लास में पढ़ा होंगे, ये वाला नाम आप यहाँ पहले पढ़ लेंगे, डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स असल में जो प्लांट का जो गोल्जी बॉडी होता है उसको हम ज्यादातर डिक्टियोसोम कहते हैं, स्पेसिफिक बात नहीं है ये, लेकिन फिर भी कि जो एनिमल्स के अंदर हमारे पास जो गोल्जी बॉडीज होती है उनको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज या ऑपरेटस या कॉम्प्लेक्स, और जो प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडीज होती है उनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं इसको वजह आपको इसमें बिल्कुल एंड में बताऊंगा, याद दिला देगा, एंड में बता दूंगा। तो हमारे पास ये गोल्जी बॉडीज है, इसको एक साइंटिस्ट था कैमिलियो गोल्जी, उसने डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम का जो गोल्जी है वो इसी के नाम में लगा दिया गया। तो गोल्जी बॉडीज, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम्स गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था। अब अगर पहले जरा इसके स्ट्रक्चर को हम देखें, तो इसका स्ट्रक्चर देखें जी, ये इसको आप, ये जो आपके पास एक पूरी प्लेट नजर आ रही है ना, ये प्लेट पूरी, इसको आप कहते हैं किस्टिनी। किस्टिनी, अरे लिखा हुआ तो ये नाम, ये रहा, ये जो आपके पास प्लेट है ना, इनको आप कहते हो किस्टिनी। किस्टिनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है जी, कि मेम्ब्रेन होती है और अंदर से खाली होता है, और अंदर से कोई चीज खाली होती है तो हम उसको कहते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे गुब्बारा जो होता है हम उसको कहते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ऊपर से आपको लगेगा जी कि बड़ा मोटा है, अंदर से खोखला होता है। इसी तरीके से जो आपके पानी के पाइप होते हैं ये सेक लाइक होते हैं, ऊपर से आपको लगेगा मोटा है, अंदर से खोखले होते हैं। तो ये किस्टिनीज होती हैं, मेम्ब्रेन से बनी हुई ऐसी लंबी लंबी सी किस्टिनीज कहलाती हैं। ये फ्लैटेंड होती हैं, ये चपटी, और अंदर से खोखली होती है, यानी कि सैक लाइक। तो ये सैक लाइक होती है और फ्लैटेंड यानी कि चपटी चपटी होती है। गोल्जी बॉडीज इन किस्टिने से बना हुआ होता है, बहुत सारी किस्टिनीज होती हैं जी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। मुख्तलिफ किस्टिनीज अरेंज हुई हुई है, जैसे आपने 2-4 किताबें एक के ऊपर एक रख दी, इस तरह 2-4 किस्टिनीज आपने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके अरेंज कर दी। ये किस्टिनी जो है वो सैकलाइक है और फ्लैट एंड है। उसके बाद ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड होती है, ऐसे डायग्राम में या विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है ट्यूब्यूल्स के जरिए, इनको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, TUBULES, ट्यूब्यूल्स आपस में ऐसे जो ना किस्टिनी ट्यूब्यूल्स के जरिए भी कनेक्ट हुई होती है, ताकि एक किस्टिनी से जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे में चला जाए, दूसरे से तीसरे में चला जाए। तो अगर हम इसको यार रीड्रॉ करें तो ये एक किस्टिनी हो गई, ये कनेक्ट हुई हुई है जी, ये दूसरी किस्टिनी हो गई, ये कनेक्ट हुई हुई है, ये तीसरी किस्टिनी हो गई, ऐसे। और तीसरी चीज जो होती है वो ये होते हैं जी, ये गोल बॉडी, इनको आप कहते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स ये दरअसल वैक्यूल्स की तरह होते हैं, लेकिन वैक्यूल्स जरा बड़े बड़े होते हैं। खास एक वैक्यूल्स और वेसिकल में बस ये फर्क होता है कि वैक्यूल पर्टिकुलर चीज को स्टोर करता है, वेसिकल में कुछ भी स्टोर हो जाता है, और वैक्यूल्स जरा बड़े बड़े होते हैं, वेसिकल्स छोटे छोटे होते हैं। तो इनमें चीजें स्टोर हुई होती हैं वेसिकल्स के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम इसका काम देख लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, किस्टिनी से बने हुए होते हैं, और कुछ किस्टिनीज ऐसे खुली हुई होती हैं, ल्यूमन कहते हैं इसको हम, जो खुली हुई होती हैं, ल्यूमन, LUMEN, या जगह नहीं है लिख नहीं सकता। तो किस्टिनी से बनी हुई होती है, किस्टिनी जो है वो सेक लाइक होती है, फ्लैटेंड होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है ट्यूब्यूल्स के जरिए। और कुछ किस्टिनीज जो है वो ओपन होती है, उसको आप कहते हो ल्यूमन। और वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स के अंदर चीजें स्टोर हुई होती है। अब इसका काम ये होता है, ये सेल सेक्रेशन करता है, चीजें बनाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाता है। जैसे कि अब राइबोसोम ने कोई एक छोटा सा प्रोटीन बनाया, ये राइबोसोम है, इसने एक छोटा सा प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन एक वेसिकल के अंदर स्टोर हो गया। अब वो वेसिकल जो है वो ट्रेवल करता हुआ इधर आ जाएगा गोल्जी बॉडीज में, इस ल्यूमन के जरिए वो एंटर हो जाएगा।
अब गोल्जी बॉडीज क्या करेगा, उस प्रोटीन को मुख्तलिफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी आपको बताया था। उस प्रोटीन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट को मिला देगा, ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, लिपिड मिला देगा, लिपोप्रोटीन बना देगा, इस तरह के मुख्तलिफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बना देगा। क्योंकि हम जानते हैं जी कि खाली प्रोटीन या लिपिड तो नहीं होता हमारे सेल्स के अंदर, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं कई शक्ल के। तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहाँ से बन रहा है? प्रोटीन तो आपका राइबोसोम बना रहा है, लिपिड्स आप वहां से ला रहे हो खाने से। तो ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है जो सेल को चाहिए होते हैं, वो कहाँ से बन रहे होते हैं? वो ये बना रहे होते हैं गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज मुख्तलिफ कंपाउंड्स लेते हैं, खाली राइबोसोम से नहीं। जैसे कि अभी हम लाइसोसोम पढ़ेंगे, लाइसोसोम खाना तोड़ के उसके मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है, लिपिड्स अलग कर देता है, प्रोटीन अलग कर देता है, कार्बोहाइड्रेट अलग कर देता है। तो वो जो चीजें हैं वो इसमें आ जाती हैं वेसिकल्स की सूरत में। वो तो जो आपके मुख्तलिफ आपके सेल में ये जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स है जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, ये सब वेसिकल्स की सूरत में गोल्जी बॉडीज के अंदर आ जाती हैं। ये गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, फिर उन कंपाउंड्स को मिला के मैक्रोमोलिक्यूल्स बना देता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एक ये वेसिकल है जी प्रोटीन का, एक ये वेसिकल है कार्बोहाइड्रेट का। गोल्जी बॉडी में आया, गोल्जी बॉडी ने इसको मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ऐसे कॉन्जुगेटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रहा होता है, और फिर जब ये बनाता है तो फिर ये दूसरी ये ऐसे ट्रेवल करते करते नीचे ये बाहर आ गए, ये सेक्रेटिंग वेसल्स है। इसमें वो मॉलिक्यूल छुपा हुआ है, जिसको चाहिए होगा वो इसको लेके उसमें से वो मॉलिक्यूल निकाल लेगा। तो एक तो इसका काम है जी ये गोल्जी बॉडी इसका, कि जी ये आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स को क्रिएट कर रहा है, बड़े बड़े जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स को मिला के जो बन रहे होते हैं वो क्रिएट करता है। दूसरा पैकिंग करता है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जब प्रोटीन है आपको इस्तेमाल नहीं करने, बाद में इस्तेमाल करने, तो इनके अंदर आ जाते हैं, वो वेसिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं, वेसिकल्स बाहर निकल जाता है, तो वो स्टोर फॉर्म में आ जाता है, बाद में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो पैकिंग कर रहा है मॉलिक्यूल्स की, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को मिलाकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहा है। इसी तरीके से सेल सेक्रीशन करता है। कुछ जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, हार्मफुल कंपाउंड्स हैं, वो इनके अंदर आ जाते हैं, वेसिकल्स बना देता है, ये उनकी स्टोर हो जाता है वो, और फिर वेसिकल्स की सूरत में वो गोल्जी बॉडीज जो है ये बाहर निकालता है, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको सेल से बाहर निकाल देगा। तो सेल सेक्रीशन भी कर रहा है। तो तीन बड़े काम है इसके। पहला काम ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लेता है, अंदर उनको कंबाइन करता है और बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है। दूसरा काम क्या है जी इसका, कि जी आपके जो बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं होने उनको पैक कर देता है, पैकिंग कर लेता है, लेटर यूज हो जाए, वो बाद में यूज हो जाए। तीसरा जो आपके हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं, उनको ये लेता है, उनको भी वेसिकल्स की सूरत में नहीं आता है, वेसिकल्स बना रहा होता है ये कंपाउंड्स। अब उस वेसिकल्स के अंदर चाहे तो बाहर निकलने वाला मटेरियल हो, एक्सक्रीटरी मटेरियल, चाहे उस वेसिकल के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे उसके अंदर जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जो बाद में स्टोर करना होता है। तो वेसिकल्स बना बना के ये निकाल देता है। अब इन वेसिकल्स के साथ फिर जो होगा वो देखा जाता है दूसरे, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, या कोई मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर लेता है इनको, कोई ऑर्गेनल इस्तेमाल कर लेता है। और एक और अगर आखिरी काम होता है वो ये कि लाइसोसोम्स बनाता है। अब लाइसोसोम एक और ऑर्गेनल है, जैसे ये ऑर्गेनल्स है, इस तरह एक और ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम, वो भी यही बना रहा होता है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को मिला के मेम्ब्रेन उस पर चढ़ा के वेसिकल्स की सूरत में निकाल के बाहर कर देता है, वो लाइसोसोम बनता है। उसका क्या काम है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो दे आर गोल्जी बॉडीज। बस अब आते हैं इस बात पर कि हम इसको प्लांट में इसको डिक्टियोसोम क्यों कह रहे हो, तो क्योंकि प्लांट के अंदर ये बहुत सारे होते हैं, एनिमल्स के अंदर कम पाए जाते हैं, होते हैं लेकिन कम। यानी अगर आप एनिमल के सेल में देखोगे तो आपको जो है एक का या दो या तीन जो है वो गोल्जी बॉडीज मिलेंगी, जबकि प्लांट के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी जो है गोल्जी बॉडीज का स्टैग गुच्छे गुच्छे बने हुए होंगे, बहुत सारे होते हैं। ज्यादा तादाद में होते तो हम इनको कहते हैं डिक्टियोसोम, कम तादाद में होते तो हम इनको कहते हैं गोल्जी बॉडीज। क्यों जी एनिमल के अंदर कम क्यों है, प्लांट के अंदर ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्लांट जो है एक ऐसी इजाफी चीज बना रहा होता है जो एनिमल में नहीं होती, सेल वॉल। अब सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, वो मॉलिक्यूल्स। तो अब गोल्जी बॉडीज वहां ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए सेल वॉल को बनाने के लिए, तो गोल्जी बॉडीज वहां से ले लेके वही मॉलिक्यूल्स को पैक कर करके दे रहा होता है ताकि वो सेल वॉल बन रही होती है। तो ये पैकिंग फैक्ट्री कह लो आप इसको। जो आपको देखते हो ना लेस बनती है तो आपकी एक पैकिंग फैक्ट्री होती है, लेस को पैक कर करके आगे बेचती रहती है, इस तरह ये पैकिंग फैक्ट्री है। प्लांट के अंदर चूंकि एक नई चीज बनती है, सेल वॉल बनता है, सेकेंडरी भी होती है उसमें लेयर, प्राइमरी भी होती है, तो वो बनती है, लिहाजा उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए होती है, लिहाजा प्लांट के सेल में ज्यादा गोल्जी बॉडीज मौजूद होती है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, लिहाजा हमारे अंदर जो है वो इतना जो सेल के अंदर इतना मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए होता, इसलिए हमारे सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज अल्लाह ने कम दी हुई है।
ठीक है जी, 3 ऑर्गेनल्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं चौथे ऑर्गेनल की तरफ, दे आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। इमैच्योर फॉर्म में हम इनको कहते हैं प्रोटोप्लास्टिड, मैच्योर फॉर्म में हम कहते हैं इनको प्लास्टिड। पहली बात, ये सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है जो ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था 2 टर्म्स के जी, एक ऑटोट्रॉप और एक हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कहते हैं जी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गया, उनको आप ऑटोट्रॉप कहते हो। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप होते हैं। और हेटरोट्रॉप कहते हो आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, जैसे कि एनिमल्स और फंगस। तो जितने भी हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल में ये नहीं होता, और जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल में ये मौजूद होते हैं। यानी कि जाहिर बात है इसका काम खाना तैयार करने से रिलेट हो गया। जिनमें ये है वो ऑटोट्रॉप हो रहा है, जिनमें ये नहीं है वो हेटरोट्रॉप हो रहा है। इट मीन्स ना कि जी इसका काम कुछ खाना तैयार करना, फूड प्रिपरेशन के हवाले से कुछ है, फोटोसिंथेसिस के हवाले से कुछ है। तो ये किन में है जी? ये एल्गीज में है, ये प्लांट्स में है, और उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर है जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब आते हैं जी इसके स्ट्रक्चर की तरफ, लेकिन इसके स्ट्रक्चर से पहले इसकी टाइप को देख लेते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती है हमारे पास। ये वाली डायग्राम देखिएगा। प्लास्टिड्स की हमारे पास 3 टाइप होती हैं जी। एक कहलाता है क्रोमोप्लास्ट, एक कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, एक कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट। अभी हम आसानी के लिए एल्गी वेल्गी को छोड़ के सिर्फ प्लांट की बात कर लेते हैं। एनिमल में तो यह है ही नहीं, एनिमल में तो तीनों में से कोई भी नहीं होगा। तो हम प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में 3 तरह का प्लास्टिड मिलता है आपको, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। दरअसल हम प्लास्टिड्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनल्स को कहते हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स हम ऐसे ऑर्गेनल्स को कहते हैं जिनमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और पिगमेंट्स क्या होते हैं जी? ऐसे कह लें आप, ऐसा लिक्विड टाइप का मटेरियल जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जैसे कि जूस है ना, जूस होता है तो काफी चीज 4-6 चीज आपने मिलाई होती है। आम का भी जूस होता है, चीनी भी होती है जी, पानी भी होता है। इस तरह होते हैं पिगमेंट्स। कंपाउंड है, लिक्विड टाइप का है जी, जिसके अंदर काफी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। दे आर कॉल्ड पिगमेंट्स। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनमें पिगमेंट भरा हुआ होता है। अब कौन सा पिगमेंट भरा हुआ है उस हिसाब से इसकी 3 टाइप है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीनों में पिगमेंट है, बस फर्क है जी पिगमेंट कौन सा है। क्रोमोप्लास्ट, पहले हम क्रोमोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट में पहली बात है एक पिगमेंट नहीं, 2-3 किस्म के पिगमेंट हो सकते हैं। एक्सेंथोफिल हो सकता है, कैरोटीन हो सकता है। इन पिगमेंट्स का कलर होता है ये जो कैरोटीन होता है इसका रेड होता है, और एक्सेंथोफिल होता है इसका ब्लू होता है। ये फूलों में कलर्स दे रहा होता है। अब जैसे ये जो डायग्राम आपके सामने मौजूद है, ये वाली डायग्राम, ये अब इसमें देखें आपको, ये एक सेल है, इसमें आपको देखना है छोटे छोटे से, ये है जी क्रोमोप्लास्ट। इन सब में जो भी पिगमेंट भरा हुआ है वो ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का इनमें पिगमेंट भरा हुआ है, और इनको आप कहोगे क्रोमोप्लास्ट। और ये क्या कर रहा है जी? ये जिस सेल के अंदर होगा वो, यानी कि अगर लीफ में होगा या फ्लावर में होगा तो ये ब्राउन कलर दे रहा होता है, यानी कलरफुल पार्ट बना रहा होता है। तो वो तो कहाँ होते हैं? फ्लावर्स में। लिहाजा ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये फ्लावर्स में पाया जाता है। इसी तरह इस डायग्राम को अगर हम देखें, इस वाली डायग्राम को, ये हमारे पास कहलाता है जी चाइना रोज। चाइना रोज के सेल्स को अगर हम देखेंगे तो चाइना रोज का ये आ गया जी सेल। इस सेल में आप देखें जी छोटे छोटे आपको डॉट नजर आ रहा है, दे आर क्रोमोप्लास्ट। इनमें रेड कलर का पिगमेंट भरा हुआ है, कैरोटीन। और रेड कलर के पिगमेंट कैरोटीन की वजह से क्रोमोप्लास्ट का कलर रेड आ रहा है, और उस क्रोमोप्लास्ट के कलर की वजह से आपका ये फ्लावर का कलर जो है वो रेड आ रहा है। तो पहला टाइप हो गया आपके पास प्लास्टिड का क्रोमोप्लास्ट। इसमें जो है पिगमेंट्स होते हैं, कोई सा भी कलर हो सकता है, ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन के अलावा कोई सा भी रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन, कोई सा भी कलर का पिगमेंट होगा, रेड ग्रीन नहीं होगा। और इनका काम होता है कि ये फ्लावर के सेल्स में पाए जाते हैं और ये फ्लावर को कलर देते हैं। फ्लावर का कलर आ रहा होता है इनकी वजह से। अगर आप फ्लावर के सेल्स में से क्रोमोप्लास्ट को निकाल दो, बेरंग हो जाएगा फ्लावर, कोई रंग ही नहीं होता। दूसरा टाइप का जो प्लास्टिड होता है उसको आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो पिगमेंट होता है उसको आप कहते हो क्लोरोफिल, और वो ग्रीन कलर का होता है, यानी खाली एक ही किस्म का इसमें पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में तो मैंने आपको बताया ना कई कलर का पिगमेंट हो सकता है जी। रेड कलर का है तो वो कौन सा पिगमेंट कहलाएगा? कैरोटीन। ब्लू है तो कौन सा कहलाएगा जी? एक्सेंथोफाइल। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें खाली एक ही किस्म का पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का कलर होता है जी ग्रीन। लिहाजा
इस पूरे क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा, ये जिस सेल में होगा उसका सेल ग्रीन हो जाएगा, और ये ग्रीन पार्ट्समर होता है यानी कि लीफ पर। तो अब यहां देखेंगे अगर हम इस डायग्राम में, ये लीफ के सेल्स हैं, ये लीफ के सेल्स हैं। आप देखें लीफ के सेल्स के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे, ये सब ये क्लोरोप्लास्ट, इनमें ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, और इस वजह से आप देखें जी पूरा सेल आपको ग्रीन नजर आ रहा है, और फिर ये सेल जिस हिस्से में है वो पूरा ग्रीन हो जाता है लीफ। तो ये दो किस्म के क्लोरोप्लास्टिड्स हमने पढ़ लिए, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कौन आया ये? लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी, पता नहीं कौन आया। हाँ, तो प्लास्टिड्स क्या है जी? ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं। ये सिर्फ आपको प्लांट एल्गीज में मिलेगा, एनिमल्स और फंगस में ये नहीं होता। पिगमेंट फीलिंग ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड, जिनमें पिगमेंट्स मौजूद होता है उनका प्लास्टिड्स कहते हो। तीन टाइप हमने इसकी पढ़ी है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारा किस्म के पिगमेंट हो सकते हैं, और हर पिगमेंट का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो क्रोमोप्लास्ट में कई कलर हो सकता है, ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन अगर होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। ये आपको कहाँ मिलता है क्रोमोप्लास्ट? फ्लावर्स के सेल्स के अंदर। और ये काम क्या कर रहा है जी? ये फ्लावर को जो कलर होता है ये वो दे रहा होता है। दूसरे टाइप का जो प्लास्टिड होता है उसको आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट। इसमें खाली एक ही किस्म का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसका ग्रीन कलर होता है, लिहाजा क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर हो जाता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? लीफ के सेल्स में आपको ये मिलेगा, और ये करता है फोटोसिंथेसिस। सबसे अहम तरीन काम फोटोसिंथेसिस करता है ये। जिनमें ये है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपना खाना तैयार कर रहे हैं। जिनमें ये नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, अपना खाना तैयार नहीं कर रहा है। और जो तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप ये वाला ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा टाइप जो है ल्यूकोप्लास्ट, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो कलरलेस होता है, यानी उसका कोई कलर ही नहीं होता। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलता है आपको, यानी कि रूट्स। रूट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें जो प्लास्टिड होता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। और इसका काम क्या होता है? ये अपने अंदर जो है ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च की शक्ल के अंदर। ठीक है, तो प्लास्टिड्स क्या है जी? ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें पिगमेंट्स भरा हुआ होता है। तीन किस्म के। अगर लीफ के सेल्स हैं तो उनमें कौन सा प्लास्टिड होगा? क्लोरोप्लास्ट। अगर रूट के सेल हैं तो उनमें कौन सा प्लास्टिड होगा? ल्यूकोप्लास्ट। और अगर फ्लावर के सेल हैं तो उनमें कौन सा प्लास्टिड होगा? क्रोमोप्लास्ट। फर्क क्या है जी? ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस पिगमेंट होता है, खाना स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। और क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, हर पिगमेंट का अपना पर्टिकुलर कलर होता है, और ये फ्लावर को कलर दे रहा होता है। ठीक, ये प्लास्टिड हो गया। एनिमल्स में ये चीज है ही नहीं। तो देख ले आप, हम कलरफुल भी नहीं दिख रहे होते। ये आपके ये वाला जो है ना, ये लीफ के सेल है। और ये देखा आप, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है ल्यूकोप्लास्ट। देखें इनके अंदर जो पानी की तरह का पिगमेंट भरा हुआ है। पानी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं होता। तो इनमें देखें आप ल्यूकोप्लास्ट में ट्रांसपेरेंट पिगमेंट है, यानी कलरलेस पिगमेंट। ठीक है जी, तो प्लास्टिड्स हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड्स क्या है जी? ऐसे ऑर्गेनल्स जो एल्गी प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें पिगमेंट्स भरे हुए होते हैं। तीन किस्म के होते हैं। अगर फ्लावर के होते हैं, फ्लावर के सेल्स हैं तो उनमें कौन सा प्लास्टिड होगा? क्रोमोप्लास्ट। लीफ के सेल्स हैं तो उनमें कौन सा प्लास्टिड होगा? क्लोरोप्लास्ट। और अगर रूट के सेल हैं तो उनमें कौन सा प्लास्टिड होगा? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ट्रांसपेरेंट पानी की तरह का पिगमेंट होता है, खाना स्टोर करता है। और क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन के अलावा कोई से भी कलर का पिगमेंट मौजूद होता है, और ये फ्लावर को कलर बख्शता है। ठीक है, एनिमल में ये नहीं है, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, एनिमल्स में ये नहीं है। अब आते हैं अगले ऑर्गेनल की तरफ, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम की तरफ आते हैं जी। पहली बात, राइबोसोम जो है हमने पढ़ा कि जी ये न्यूक्लियस के अंदर जो एक गोल बॉडी होती है जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोलस, उधर बनते हैं ये। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स के अलावा एक और गोल बॉडी होती है, उसको आप कहते हैं न्यूक्लियोलस। वो बनाते हैं ये राइबोसोम। न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाते हैं, फिर न्यूक्लियस के जो पोर्स होते हैं उनके जरिए ये बाहर आ जाते हैं। तो ये आपके पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये इसका न्यूक्लियोलस है, ये बनाएंगे राइबोसोम। फिर ये निकल निकल के ऐसे साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसे जो सुराग होते हैं ना उनमें से ये बाहर आ जाते हैं।
अब बाहर आके ये दो बातें होंगी इनके साथ, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके चिपक जाएंगे और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहलाएगा फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर ये नहीं चिपकेंगे और साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखर जाएंगे। तो दो पोजीशन है, ये बन कहाँ रहे हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, और मौजूद कहाँ मिलेंगे आपको ये, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए होते हैं और या फिर ये साइटोप्लाज्म में फैले हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे। या तो ये होंगे जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टिक होंगे ये ईआर से, या फिर ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं, फैले हुए होते हैं, डिस्पर्स। ठीक है जी। तो ये इसका कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। और कहाँ आपको साइटोप्लाज्म में आपको कहाँ मिलेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका हुआ होगा या साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा। इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो 8 का स्ट्रक्चर कहलाता है इसका, ऐसे 8। इसके दो दो डूम है, दो सिरे हैं, एक ये बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला। इसको आप कहते हो जी लार्ज डूम, इसको आप कहते हो स्मॉल डूम। तो ऐसे ये दो गोल हैं, एक छोटा गोल है एक बड़ा गोल है, दोनों मिले हुए राइबोसोम बना हुआ है। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। ये यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो ये हो गया जी स्मॉल सब यूनिट, ये हो गया जी लार्जर सब यूनिट। ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला डूम है। ठीक है। तो ये 8 ही लग रहा होता है, मारियो भी लग रहा है ये गेम का। तो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है कि दो डोम्स होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। अच्छा, इसका काम क्या है ये हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। प्रोटीन बनाता है ये, प्रोटीन को कंस्ट्रक्ट करता है। कैसे करता है हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है एक एंजाइम पाया जाता है आरएनए पॉलीमरेज नाम से। न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम में से जब डीएनए का मॉलिक्यूल गुजरता है तो उस डीएनए मॉलिक्यूल की एक आरएनए कॉपी तैयार हो जाती है। ठीक है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियस के अंदर है ये। अब इसमें से ये गुजरा जी डीएनए का मॉलिक्यूल, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है जी, एक इसकी कॉपी तैयार कर लेगा, उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए ये न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर आएगा और आपके इस ये रहा मैसेंजर आरएनए इस राइबोसोम के पास आएगा। अब इस राइबोसोम में से वो गुजरेगा। जब वो राइबोसोम में से गुजरेगा तो एक और आरएनए होता है टीआरएनए। उस आरएनए से मिलकर ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेन आपकी बना देते हैं और ये आपका एक अमाइनो एसिड या ये कह लें प्रोटीन तैयार हो रहा है। अब इसकी पूरी जो डिटेल है वो मैंने आपको उस टॉपिक में पढ़ाई थी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, आरएनए डीएनए वाले टॉपिक में। ये मैंने सिर्फ आपको रफ आइडिया दिया, अगर आप चाहें तो पुराना वीडियो लेक्चर देख सकते हैं या मुझसे पूछ लिएगा बाद में, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। तो राइबोसोम कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर, फिर ये बाहर आ जाता है और दो जगहों पे मिलेगा आपको। या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके चिपक जाएगा, उसको आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। इसका काम क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है जी, एक बड़ा सब यूनिट होता है एक छोटा सब यूनिट होता है। और इसका काम क्या है, एमआरएनए जो आता है न्यूक्लियस से, ये इसकी मदद से, एमआरएनए की मदद से प्रोटीन्स तैयार कर रहा होता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और एंजाइम है जी लाइसोसोम, इसकी बात करते हैं। पहली बात, एनिमल्स में होता है बस ये, एनिमल्स या फंगस, यानी वो जो हेटरोट्रॉप होते हैं ना, सिर्फ उनमें होता है, ऑटोट्रॉप में नहीं होता। यानी एल्गी में आपको ये नहीं मिलेगा, प्लांट्स में आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये ओनली इन हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाना खुद तैयार नहीं करते एनिमल फंगस की तरह, उनमें ये मौजूद होता है। और जो खाना खुद तैयार करते हैं ऑटोट्रॉप, उनमें ये नहीं होता। दूसरी बात मैंने आपको अभी बताया, गोल्जी बॉडीज बनाते हैं इसको, गोल्जी बॉडीज बना रहे होते हैं इसको, हमने पढ़ा है यहाँ पर गोल्जी बॉडीज में कि जी ये गोल्जी बॉडीज जो है वो लाइसोसोम्स बनाते हैं। तो ये गोल्जी बॉडीज बनाता है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी ऐसी मेम्ब्रेन होती है, बाहर मेम्ब्रेन है और अंदर जो है इसके ये सारा अंदर इंजाइम्स भरे हुए होते हैं, इंजाइम्स होते हैं जी इसके अंदर, और बाहर बस आप समझ लें कि मेम्ब्रेन है। तो एक गोल से स्ट्रक्चर होता है, राउंड से स्फेरिकल से ऑर्गेनल है ये, मेम्ब्रेन है, अंदर इसके एंजाइम्स मौजूद है। और इसका काम क्या होता है जी, ये डाइजेशन करता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है और इसकी जरा डिटेल काफ़ी है, तो लिहाजा इसको हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ये तमाम ऑर्गेनल्स को निकाल लेंगे, पढ़ लेंगे।
ठीक है, तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि है चीज़ बड़ी और अभी 1 मिनट से कम रह गया, नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं।